आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निसार हुसैन, जो तोलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं। और उनके साथ हम डिस्कशन में ये जानेंगे कि वॉलीबॉल में कौन सी स्किल्स होती है, स्ट्रैटेजीज कैसे तैयार की जाती है और वॉलीबॉल में करियर ऑप्शंस कौन से होते हैं। और अब ये डिस्कशन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। सर, आपने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किया है, फिजिकल एजुकेशन में आपका पीएचडी डिग्री है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से आपने सर्टिफिकेट होल्डर हो आप इन वॉलीबॉल। तो सर आपने सर काफी सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं इन जी नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स में। जी। तो सर, बिगनिंग से लेके अब तक का जो आपका जो भी जर्नी था उसके बारे में सर आप कुछ बताना चाहेंगे सर? मैं एमए किया था साथे कॉलेज से। जब पहले पार्ला कॉलेज था, अभी साथे कॉलेज हो गया है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैं वॉलीबॉल खेला था। उसके बाद मेरा बीपीएड जो है वो लातूर से हुआ था, क्योंकि उस जमाने में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में बीपीएड नहीं था, बहुत रेयर सीट थी। तो बीपीएड एमपीएड और लातूर से किया था। और वो जो कॉलेज था एफिलेटेड टू मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद था। 94 में वो कॉलेज जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी हो गया। उसके पहले मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद था। और मेरा एमफिल भी वहीं से हुआ था और पीएचडी भी औरंगाबाद से हुआ। एनआईएस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है उसका हेड सेंटर पटियाला है। बट मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर था गुजरात था। 6 वीक का कोर्स था, मैंने 6 वीक का सर्टिफिकेट कोचिंग कोर्स किया था। एनआईएस ऐसा एक कोर्स है जो 6 वीक का ट्रेनिंग कोर्स होता है, जो टीचर प्रोफेसर जो टीचिंग फील्ड में है उनके लिए होता है कि वो करके एक अच्छे से कोच बन सकते हैं। जो भी प्लेयर होते हैं कोचिंग कर सकते हैं, बट एक कोचिंग का जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो 6 वीक की मिलती है, जिसमें इंटरनेशनल कोचेज रहते हैं जो जर्मन से कोच ट्रेनिंग लिए होते हैं, वो उसको कोचिंग करते हैं। तो उसमें स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर, आर्मी नेवी सारे आते हैं कि वो बच्चों को बेसिक कोचिंग दे पाए। तो मेरा वो एनआईएस हुआ था। उसी के साथ साथ मैं एमफिल में था, तो मैंने पेपर प्रेजेंट किया, इंटरनेशनल पेपर किया, दिल्ली में पेपर प्रेजेंट किया। तो मेरा मतलब शौक था कि रिसर्च करना, पेपर प्रेजेंट करना। तो ऐसे मैं मतलब पेपर जो है अब तक कम से कम 50 पेपर तो मैंने नेशनल किया है, 10 पेपर जो इंटरनेशनल किया है। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, जितने भी कॉन मैं अटेंड करते रहता हूँ। बहुत सारे जो एक्टिविटी स्पोर्ट्स की होती है, क्योंकि जब हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था जर्मन में। उसकी थीम थी ईट रीजनल ईट सीजनल, है ना। तो जो हम रीजन में रहते हैं उसका खाना खाना चाहिए, जिस सीजन में है वो सीजन खाना खाना चाहिए। मुझे थीम अच्छा लगा, तो हर नया कुछ मिलता था, क्योंकि रोज अपग्रेड होता है रिसर्च जो है, कुछ नया नया रिसर्च होते रहता है। अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे या हम पेपर प्रेजेंट नहीं करेंगे या कुछ नहीं सीखेंगे, तो हम जहां थे वहीं रह जाएंगे। रोज हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसके लिए रिसर्च जरूरी है, रिसर्च पेपर पढ़ना जरूरी है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना जरूरी है। और जो नए कुछ रिसर्च हो रहे हैं उसको हमें मालूमात होती है। ओके। तो सर, आपका वॉलीबॉल फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया सर? एक्चुअली मैं स्कूल तक सारे गेम खेलते थे। मेरा गेम सबसे अच्छा था जो फुटबॉल था और कबड्डी था। लेकिन वॉलीबॉल एक ऐसा गेम है जो काफी सेफ गेम है। इसमें कहीं चोट लगने के चांसेस बहुत कम है। नेट के इस पार एक टीम, नेट के उस पार दूसरी टीम। और जो बहुत सिस्टमेटिक गेम है, वर्ल्ड का सेकंड फास्टेस्ट गेम है और हाईएस्ट खेलने जाने वाला गेम है। फुटबॉल के बाद जो सेकंड गेम जो वर्ल्ड में ज्यादा खेला जाता है वो वॉलीबॉल है, क्योंकि इसमें एक तो जगह छोटी लगती है। छोटी जगह पे एक टीम में 6, एक टीम में 6, 12 खेल सकते हैं। और टीम में टोटल एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं, बट खेलते 6-6 हैं, 6 सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो एक ऐसा गेम है कि जो बहुत सेफ जगह पे अच्छे से खेल सकते हैं और जिसमें कोई मतलब इंजरी के चांसेस बहुत रेयर रहता है। ओके। वॉलीबॉल एक टीम स्पोर्ट है और हर एक प्लेयर्स की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती है, जैसे बराबर। कि आउटसाइड हिटर, ऑपोजिट हिटर, मिडल ब्लॉकर, सेटर, लिबेरो। तो सर, उन पोजीशंस के लिए प्लेयर्स का जो सिलेक्शन होता है वो किस बेसिस पे और कैसे किया जाता है सर? जब हम प्लेयर को सिलेक्शन, जैसे बॉम्बे यूनिवर्सिटी का टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट होने के बाद वहां पे हम 30 से 35 प्लेयर जो है चूज कर लेते हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से। जो मेन पोजीशन है, सपोज काउंटर है, जो काउंटर अटैक करता है, वो कितना प्लेयर है। उसके बाद सेंटर ब्लॉकर कितने हैं, ऑलराउंडर कितने हैं, लिफ्टर कितने हैं, जिसको हम बुशिंग बोलते हैं, लिफ्टर कितने हैं। उसके साथ में लिब्रो होता है जो डिफेंसिव प्लेयर खेलता है, वो कितने हैं। तो जब सिलेक्शन होता है तो उनको मतलब कि काउंटर कितने प्लेयर हैं। हमको एक टीम में 4 प्लेयर चाहिए काउंटर, 2 यूनिवर्सल चाहिए, 2 लिफ्टर चाहिए, 1 लिब्रो चाहिए। हमें टोटल 12 प्लेयर चाहिए, क्योंकि 12 में से 6 एक के साथ खेलते हैं। तो हमको एक काउंटर भी चाहिए, सेंटर ब्लॉकर भी चाहिए, ऑलराउंडर भी चाहिए, लिफ्टर भी चाहिए, लिब्रो भी चाहिए। तो हिसाब से करते कि अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो दूसरे को खेलने के लिए चांस मिले। सपोज हमारा लिफ्टर है जो मेन टीम को लिफ्ट करता है, पुश करता है, अगर वो इंजर हो तो उसके जगह पर दूसरा रेडी है। तो हिसाब से हम एक
टीम तैयार करते हैं जिसका 2 सेट रहता है। सपोज एक नहीं चला तो दूसरा चलना मांगता है। जैसे फुटबॉल में होता है, अगर सेंटर फॉरवर्ड से बोला दूसरा सेंटर फॉरवर्ड उसके जगह पे आ जाएगा। वैसे वॉलीबॉल में कैसा है कि एक टीम में 6 प्लेयर खेलते हैं। गेम के दौरान हम 6 के 6 बदली कर सकते हैं। प्लेयर एक बार जाएगा अंदर, एक बार वापस आएगा, उसके बाद दूसरी साइड फिर जा सकता है। मतलब प्लेयर जो है एक बार जाएगा और उसके बाद वापस आएगा, उसका रोटेशन कंप्लीट होता है। हाइट 6+ है तो वॉलीबॉल के लिए सुटेबल है। अगर उनकी हाइट 6 फीट से नीचे है तो उनको दूसरे गेम चूज करना चाहिए, क्योंकि वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में हाइट इंपॉर्टेंट है। तो सर सूटेबल हाइट क्या होती है एक वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए? 6+, 6 फीट एंड प्लस। 6+। हाँ, वॉलीबॉल में एक पोजीशन होती है जिसको लिब्रो बोलते हैं। उस पोजीशन के लिए छोटे हाइट चलते हैं, क्योंकि ओनली डिफेंसिव प्लेयर होता है। आपने देखा वॉलीबॉल गेम में जो स्मैश करते हैं उनको डिफेंस करने के लिए लिब्रो होता है, जिसकी पोजीशन अटैक लाइन में कभी नहीं खेलेगा, बैक लाइन में खेलेगा। वो खाली डिफेंस करना, बॉल को डिफेंस करके देना, उसका वही काम होता है। एक पोजीशन जो होती है लिब्रो की वही छोटी होती है, बाकी सारे हाइटेड होते हैं। जो 6 के नीचे है उनको सिर्फ लिब्रो में उनको खाली लिब्रो के लिए चांस है। उनका डिफेंस अच्छा होना चाहिए, डिफेंस मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, यानी वो डिफेंस करते हैं। बॉल को कैसे भी गिर पड़ के बॉल को लेना है, डिफेंस करना है और डिफेंस अच्छी पोजीशन में लेना है, तो उनका काम है खाली बॉल को डिफेंस करना। ओके, तो अगर जो 6 से नीचे उसको बाकी की पोजीशंस काफी डिफिकल्ट है मिलना। बाकी उनको चांसेस नहीं है, क्योंकि 6+ रहेगा। जब सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो 6+ है। जब नेशनल में सिलेक्शन होता है तो उसका क्राइटेरिया 6+। ओके सर, देयर आर सम बेसिक वॉलीबॉल स्किल्स जैसे कि पासिंग, स्पाइकिंग, डिगिंग, सेटिंग, सर्विंग, ब्लॉकिंग। तो सर वैसे तो सर सारी ये बेसिक स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं सीखने के लिए, लेकिन सर इनमें से अगर आप ऐसा कोई स्किल बताना चाहे जो सिखाने में और सीखने में काफी डिफिकल्ट होता है, काफी टाइम और उसमें मेहनत लगती है, तो वो सर आप कौन सी स्किल बोलना चाहेंगे सर? इस गेम को स्टैंडर्ड खेलने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अंडर हैंड पास, उसके बाद फिंगर पास या उसको बोलते हैं अपर हैंड पास, फिर उसके बाद सर्विस, है ना। सबसे पहले हमारे पास बॉल आएगा, हमें उसको अंडर हैंड लेना है, उसके बाद हमें फिंगर कैसे खेलना वो लेना है, उसके बाद सर्विस करना है। ये 3 स्किल आने के बाद उनको हम थर्ड सिखाते हैं स्मैश करना, ब्लॉकिंग करना, है ना। फिर उसमें रोटेशन कैसा है, कौन से पोजीशन पे खेलना है वो सिखाते हैं। तो सबसे पहले उसका जो बेसिक स्किल है अंडर हैंड पास, अपर हैंड पास और सर्विस, सबसे बेसिक स्किल है। जो कि स्मैशिंग एंड ब्लॉकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि रोटेशन जब खेलते हैं तो उस पोजीशन पे खेलेंगे डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको ये तीनों स्किल आ गया, आपको बेसिक वॉलीबॉल आ गया, तो वो भी आना आसान है। वॉलीबॉल में जंप जो है मेन है, हाइट और जंप जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि हाइट का एडवांटेज मिलता है ना। जितनी हाइट रहेगी, क्योंकि हमको ब्लॉकिंग में, स्मैशिंग में सामने वाला ब्लॉक किया उसके ब्लॉक के ऊपर से मार सकते हैं अगर हमारी जंप अच्छी है। तो वॉलीबॉल में ब्लॉकिंग, जंपिंग, ओवरऑल फिटनेस इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी प्लेयर्स का एक साथ होकर खेलना काफी जरूरी होता है ताकि उनका परफॉर्मेंस और जीतने के चांस काफी ज्यादा बढ़ सके। लेकिन सब बिफोर द कंपटीशन या ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस मैच से बिफोर एक पर्टिकुलर स्पोर्ट पर्सन को गाइड करना और उनको मोटिवेट करना थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेयर टू सर अगर हम पूरी टीम को एक साथ गाइडेंस या मोटिवेशन करें। तो सर आप एज अ कोच, आपके लिए सर वो कितना चैलेंजिंग होता है मोटिवेट करना? कोच का काम होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखना, क्योंकि जो कोचिंग का मतलब ही होता है कि इंडिविजुअल कोचिंग देना। एक टीम होती है, टीम को हम जब एक टीम के अलावा अगर हम कोच करते हैं तो उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। लेकिन जब एक टीम बनती है 12 प्लेयर की, उसको हम जो है कोचिंग बोलते हैं। ऐसा उसका मतलब माइक्रो कोचिंग करते हैं। एक एक प्लेयर की कमियां देखते हैं कि कौन सी उसके अंदर कमी है। सपोज जंप ले रहा है तो उसका जंप बराबर है कि नहीं, जो लैंड कर रहा है तो लैंड दोनों पैर पे है, लैंड बराबर है कि नहीं, लैंड करने के बाद उसका जो पोजीशन है, नेट फॉल तो नहीं कर रहा है, लाइन तो नहीं क्रॉस कर रहा है, उसके एक एक चीज को ध्यान देना पड़ता है ना। उसी के साथ साथ जब वो बच्चा आगे गेम में खेला तो कुछ को होता है कि उनको डर लगता है, गेम खेलने मैच में डर लगता है, तो उनको हम मोटिवेट करते हैं कुछ नहीं, सामने वाला प्लेयर भी तुमसे स्ट्रांग नहीं है, तुम अपना नेचुरल गेम खेलो, तुम्हारे पास जो भी स्किल है उसका इस्तेमाल करो और तुम जीतेंगे। तो हम कभी भी उनको पॉजिटिव देते हैं कि सामने वाला कितना भी स्ट्रांग है लेकिन तुमको डरना नहीं है, अपना गेम खेलो। क्योंकि वॉलीबॉल डिफेंस का गेम है, आप अटैक करेंगे, सामने वाला डिफेंस करेंगे, तो अटैक और डिफेंस दोनों का गेम है। अगर हमारा डिफेंस अच्छा है तो हम गेम जीत सकते हैं। तो उनको हम मोटिवेट करते हैं कि सामने वाली टीम कितना भी स्ट्रांग है, डरना नहीं है, आपको टीम के साथ खेलने का, इंडिविजुअल गेम नहीं खेलना है बल्कि टीम के साथ खेलना है। क्योंकि वॉलीबॉल में सारे प्लेयर को रोटेट करना पड़ता है ना। रोटेशन की पोजीशन में आपको पोजीशन अपनी संभाल के खेलना है, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो सर किसी प्लेयर की वीकनेस फाइंड करना, वो सर मतलब कैसे किया जाता है? कि सभी प्लेयर्स आप जब भी चूज करते हैं तो काफी आप देखकर करते हैं कि ये काफी स्ट्रांग है, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए काफी अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस के बाद, उसकी ट्रेनिंग लेने के बाद आपको पता चलता है नहीं कि कहीं कहीं उसकी कमियां हैं, खामियां हैं। तो सर उस चीज के लिए आप कैसे उसको प्रिपेयर करते हो?
क्या होता है जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी का मैचेज होता है, जब सिलेक्शन के लिए बैठते हैं तो उसमें मोर देन 100 कॉलेज की टीम पार्टिसिपेट करती है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी को 4 जोन में बांटा गया और जोन से, हर जोन से हम जब जोन 1 में 20 टीम आई, जोन 2 में वो टीम से उनका प्लेयर देखते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे है, उसका जंप कैसे है, उसका बॉडी पोस्चर कैसे है, उसका गेम कैसे है। सपोज एक प्लेयर अगर वो उसका हमने सिलेक्शन लिया और देखे कि वो जो है स्मैशिंग के लिए परफेक्ट नहीं है और वो डिफेंस अच्छा खेल सकता है, लिबरो अच्छा खेल सकता है, तो हम उसको पोजीशन पे बोलते हैं, उस पोजीशन के लिए हम उसको ट्रेन करते हैं, तो जो है वो ट्रेन करके वो अच्छा खेल पाता है। सपोज वो वहां पे काउंटर खेलने के लिए आया, अभी उस कॉलेज की टीम में उसके पास, क्योंकि एक टीम के लिए 12 प्लेयर जरूरत होता है, उस कॉलेज की टीम में 12 प्लेयर नहीं है, 3 ही 4 प्लेयर अच्छा है, लेकिन जो पोजीशन वो खेलता है काउंटर खेलता है, लेकिन काउंटर से अच्छा अगर वो सेंटर ब्लॉकर अच्छा खेल सकता है तो हम उसको सेंटर ब्लॉकर पोजीशन खिलाने की कोशिश करते हैं। हम प्लेयर को देखने के बाद हमको समझते हैं कौन से पोजीशन के लिए सेट है, तो उस हिसाब से उसको हम गेम में इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी ट्रेनिंग होती है 2 वीक की 3 वीक की, उस ट्रेनिंग में हम उसको उसका जो पोजीशन है उसको बराबर सुधार के वहां से खिलाने की कोशिश करते हैं। सर बिफोर द कंपटीशन मैच की स्ट्रेटेजी का प्रिपरेशन किस तरह करना चाहिए और स्ट्रेटेजीज किस तरह हेल्प करती है एक मैच को जिताने में? हाँ, किसी भी मैच के पहले सपोज हमने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड खेल के आगे पहुंच गए, अभी अपोनेंट टीम सपोज दूसरे के साथ से सेमीफाइनल या प्री क्वार्टर फाइनल का मैच खेल रहा है, तो उसकी टीम को हम पूरे प्लेयर को साथ में बिठाते हैं, कोच के साथ साथ प्लेयर को भी बिठाते हैं कि देखो इस प्लेयर में इनके वीकनेस पॉइंट क्या है। अपोनेंट का मैच चल रहा है, इसका नेक्स्ट राउंड जो है अपने पास होगा, अपने साथ होगा, तो उसकी वीक पॉइंट क्या है, कौन से डायरेक्शन पे वो वीक है, उसका स्मेशर वीक है या उसका सेंटर बहुत अटैक है, तो कहां से अपने को अटैक करने का है ना, बैक लाइन अटैक करने का है कि फ्रंट लाइन अटैक करने का है, काउंटर अटैक करने का है कि शॉर्ट बॉल मारने का है कि हाइट बॉल मारने का है, वो हम देखते हैं। या उसका जो डिफेंस है कहां से वीक है वो हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, वो मैच के पहले देखने के बाद वो हिसाब से हम गेम प्लान करते हैं। तो सर आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज काफी हेल्पफुल रहती है मैच को जिताने में? और डिपेंड अपॉन सिचुएशन, कौन सी टीम कैसी है, कैसी स्ट्रांग टीम है, उसके हिसाब से हम पोजीशन को चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन हम उसको चेंज करते हैं। सपोज प्लेयर 1 नंबर पे खेल रहा है, उसको हम 5 नंबर पे खिलाने का है, 3 नंबर पे खिलाने का है, कौन सी पोजीशन स्ट्रांग रहेगी, कौन सी पोजीशन जो है अटके ना, फंसे ना, उसके हिसाब से हम प्लेयर को ये करते हैं। उसी दौरान अगर लगा कि हमारी पोजीशन रॉन्ग है, वो पोजीशन नहीं चल रही है, तो हम रोटेशन करते हैं, चेंज करते हैं, प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो पोजीशन को स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं। तो आप जो स्ट्रेटेजीज बता रहे हो वो बिफोर द मैच के लिए, ड्यूरिंग द मैच की बता रहे हो? अभी जो आपने सब कुछ कहा वो नहीं, बिफोर मैचेज हम प्लेयर के साथ में कोच हम खुद बैठ के प्लान करते हैं, उसके बाद ड्यूरिंग मैच पर हाथ तो प्लेयर तो खेल जाए, उसके अंदर हम प्लान करते नहीं अभी क्या करने का। सपोज बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, बस उस दिन उसका दिन अच्छा नहीं है, वो नहीं खेल पा रहा है, परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा, हम फटाक से उसको सब्स्टिट्यूट करके उसको दूसरा चेंज करते हैं, और वो 1-2 चेंज करने के बाद मालूम पड़ता है कि ये प्लेयर ये डेट में अच्छा खेल रहा है। कोई भी वीक प्लेयर रहता है कभी कभी अच्छा खेल जाता है, तो अगर कोई स्ट्रांग प्लेयर है बट उसकी पोजीशन अच्छी नहीं चल पा रही तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सर जब टीम मैच हार जाती है तो सर उस टीम के प्लेयर्स काफी डिमोटिवेटिंग फील करते होंगे, तो सर आप एज अ कोच उनकी टीम स्पिरिट बढ़ाने के लिए क्या करते हो? टीम हार जाती है तो साथ जो प्लेयर बहुत मेहनत किया रहता है, बहुत सीजन में मेहनत किया रहता है और थोड़ा डिप्रेस होता है, कभी कभी प्लेयर रोने लगते हैं, ग्राउंड पे बैठ के रोने लगते हैं, हम उनको आराम से देते हैं, गेम का पार्ट है, जीतना हारना पार्ट है, नेक्स्ट गेम की प्लानिंग करो। उनको हम बिठाते हैं, समझाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसको बोलते हैं ये गेम है, हमारी कहाँ कहाँ कमियां हुई वो नेक्स्ट गेम में रिपीट नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट टूर्नामेंट में नेक्स्ट मैच में रिपीट नहीं होनी चाहिए, हम उसको ध्यान देते हैं कि हमने कहाँ गलती की। सपोज सर्विस का जो क्रूशियल पॉइंट होता है, अगर हम एक गेम में एक सेट में 2-3 सर्विस मिस किए तो सामने वाले को हमारा 3 चांस जाता है, सामने वाले को 3 पॉइंट मिलता है ना। तो देखते कभी कभी हार बहुत 1-2 पॉइंट हो जाती है, तो हमारा जो मिस्टेक होती है मिस्टेक से ही होता है, तो हम ये उनको बोलते हैं कि जो हमारी मिस्टेक हुई नेक्स्ट गेम में मिस्टेक नहीं करने का है। गेम जो है जीतना हारना लगा रहता है, हारनेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं, जो नहीं हारता है वो कभी नहीं जीतता है। तो हमको जो है ये देखना है कि हमारी कमियां कहाँ है, वो कमियां को नेक्स्ट गेम में हम रिपीट करने की कोशिश नहीं करते। सर वॉलीबॉल में अदर देन कोचिंग क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं सर? अगर प्लेयर नेशनल तक खेलता है तो उसको रेलवे में जॉब मिलता है, सेंट्रल एक्साइज है, इनकम टैक्स है, वहां पे जॉब मिलता है। देखो अगर आप कोचिंग फील्ड में जाना चाहिए तो उसको आपको फुल टाइम NIS करना पड़ता है, जो 1 साल का कोर्स है, पटियाला में होता है, उसके और सेंटर है, तो कोचिंग फील्ड में जा सकता है। अगर कोचिंग फील्ड में नहीं है, उसको जॉब पे है, तो अगर नेशनल में 3 बार नेशनल खेलता है, सीनियर नेशनल, तो उसको रेलवे ले लेती है, रेलवे में अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी है। उसी के साथ साथ जो अगर वो चाहे तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकता है, जिस फील्ड में रहना चाहे वो अपना कर सकता है, ऑफिसरिंग कोचिंग कर सकता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकता है। उसी के अलावा जैसे मैं अभी स्पोर्ट डायरेक्टर है, स्पोर्ट टीचर है,
स्कूल में स्पोर्ट टीचर है, जूनियर कॉलेज में स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर है, सीनियर कॉलेज में स्पोर्ट डॉक्टर है, यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट डॉक्टर, वहां के लिए भी वो बीपीएड एमपीएड करके फर्दर डिग्री करके उसके लिए भी ट्राई कर सकता है। ओके, मतलब आपके कहने का मतलब है सर वॉलीबॉल में भी करियर ऑप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि वॉलीबॉल जैसे फैमिलीज जाती है पिकनिक के लिए और वहां पे वॉलीबॉल खेल के वापस आते हैं, तो वो सब एक एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, लेकिन Yes, इसमें yes. भी करियर ऑप्शंस होते हैं, अगर कोई प्लेयर चाहे तो अपना करियर बना सकता है वॉलीबॉल में से। एग्जाम्पल मैं तो वॉलीबॉल प्लेयर था, और वॉलीबॉल करते करते मैं अभी वॉलीबॉल का नेशनल रेफरी हूँ, वॉलीबॉल का बॉम्बे यूनिवर्सिटी कोच हूँ, उसी के साथ साथ मैंने पीएचडी करके डायरेक्टर कॉलेज में लग गया। मैं चाहूँ तो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम फुली क्वालिफाइड टू अप्लाई एनी यूनिवर्सिटी। सर जो लोग वॉलीबॉल को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सर उन लोगों के लिए आप सर मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जिनको वॉलीबॉल में या किसी भी स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, उस गेम को उनको एकदम ये सोचना चाहिए कि मेरा गेम ही जो है सब कुछ है। उसके लिए उनको कम से कम 3 से 4 घंटे कोचिंग ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उनके आसपास एरिया में देखना पड़ेगा उसके क्लब की कोचिंग कहाँ चलती है। जैसे अभी चेंबूर है तो वहाँ पे आरसीएफ में कोचिंग चलती है ना, पूना में अच्छा सेंटर है, बॉम्बे में, अभी बॉम्बे का जो ठाकुर कॉलेज है उसमें भी कोचिंग अच्छी चलती है। तो अच्छे अच्छे कॉलेज जहाँ पे ट्रेनिंग कोचिंग चलती है वहाँ पे ज्वाइन करके अपना ये कर सकते हैं। सर आप यंग प्लेयर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे, जो वॉलीबॉल के यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे? वॉलीबॉल के जो अपकमिंग प्लेयर हैं, यंग प्लेयर है, उनका चाहिए कि हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर उनकी अभी वो अंडर 18 अंडर है तो उनको हाइट बढ़ाने की एक्सरसाइज करना चाहिए, और उनको ऐसे गेम चूज करना चाहिए जिनकी उनकी हाइट सुटेबल है। 6+ है तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वॉलीबॉल के लिए जाएं, डिस्ट्रिक्ट से चालू करें, डिस्ट्रिक्ट खेलें, स्टेट खेलें, नेशनल खेलें, फिर उसके बाद उनका कैरियर अपने आप हो जाए। जब जो नेशनल जाते हैं तो वहां से उनको ऑफर आता है, उनको सेंट्रल एक्साइज बुलाता है, उनको रेलवे बुलाते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां उनको बुलाती है, जैसे टाटा ऑफर करती है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर ऑफर करती है उनके यहाँ से खेलने के लिए। और सर अभी अभी आपने कहा कि हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो सर आप इसके लिए कुछ बताना चाहिए कि हाइट बढ़ाने की कौन सी एक्सरसाइजेज होती है? गर्ल्स अंडर 18 एंड बॉयज अंडर 20, if they regular stretching exercise they can increase their height 3 to 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा योगासना है जिसको बोलते हैं ताड़ासन या वृक्षासन, अगर रेगुलर आधे घंटे किया जाए तो जो ग्रोइंग चाइल्ड है, जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, अगर वो रेगुलर आसना को करे तो उनकी हाइट बढ़ सकती है। उसमें सबसे बेस्ट आसन है ताड़ासन, तो हाइट बढ़ाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट आसन है। और सर ये एक्सरसाइजेस कौन से एज से करनी चाहिए जो सुटेबल होती है करने के लिए ये एक्सरसाइजेस सारे? योगासना जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है कोई भी ऐसे कर सकते हैं। बच्चा जब 6-7 साल का होता है वहां से करना चालू करना चाहिए। कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जो फोर्सफुली करते, जिससे हमें बैक बोन पे प्रेशर है, उससे हमारी हाइट रुक सकती है। जो फ्री हैंड एक्सरसाइज है, जो स्कूल में पीटी करते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज है, योगासना है, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, उससे करके अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। देखो हाइट डिपेंड है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पे। जो हेरिडिटी है वो चेंज नहीं हो सकती, हमारे जो जीन्स है वो चेंज नहीं हो सकता, बट इन्वायरमेंट जो है हम उनको अच्छा खान पान देके, उनको अच्छी एक्सरसाइज देके, योगासना करके उनकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। योगा पे मेरा बुक है, योगा पे मैंने सिंपल योगा करके बुक लिखा हूँ, अभी आ जाएगी, लॉन्च हो गई है। तो योगा पे मतलब कौन सी बेनिफिट योगा है वो भी उसमें ये किया है। आपको कभी मिलेंगे तो मैं दूंगा, मेरी एक बुक है सिंपल योगासन, तो उसके क्या बेनिफिट है वो भी उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया है। ओके सर, सो ऑन दिस नोट वी एंड आवर सेशन। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू सर।